रईस टीवी में आप सबका खुशामदीद। बांग्लादेश में जो आज सिचुएशन है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई? आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए निकले? बांग्लादेश की आर्मी और बांग्लादेश की पुलिस क्यों स्टूडेंट्स के पीछे पड़ी हुई है? और काफ़ी जगहों पे ये भी देखा गया है कि पुलिस वैन्स स्टूडेंट्स के ऊपर से गुजर रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्या वजह है? यहाँ तक कि काफ़ी जगहों पे हेलीकॉप्टर्स भी देखे गए। हेलीकॉप्टर भी काफ़ी जगहों पे लैंड करते हुए नज़र आए। हज़ारों और लाखों की तादाद में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट देखा गया और काफ़ी जगहों पे रैलीज भी देखी गईं। देखते ही देखते स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया, इतना सीरियस हो गया कि रोड बंद कर दिए गए, रास्ते बंद कर दिए, सारे हाईवेज सारे बंद कर दिए। लगभग सारा बांग्लादेश ही बंद कर दिया स्टूडेंट्स ने, जिसे स्टूडेंट्स मार्च कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखी गई, बांग्लादेश की सरकार ने स्टूडेंट्स को पुलिस के सामने और आर्मी के सामने ला खड़ा कर दिया, जिससे फिर ये भी देखा गया कि स्टूडेंट्स का गुस्सा और बढ़ गया। स्टूडेंट्स अपने कंट्रोल से बाहर हो गए और यहीं से एक स्टूडेंट्स तहरीक शुरू हो गई। और दूसरी बात ये भी देखी गई कि वहाँ की लोकल मीडिया कुछ रिपोर्ट नहीं कर रही थी, कुछ नहीं दिखा रही थी। शायद ये भी हो सकता है कि वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से ये उन्हें परमिशन ना हो, शायद कि सरकार की तरफ से ये सारे ऑर्डर्स थे। और बड़ी बात ये देखी गई कि वहाँ पे इंटरनेट भी बंद कर दिया, यानी कि सोशल मीडिया भी बंद कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, व्हाट्सएप को भी बंद कर दिया गया। शायद इसकी वजह ये थी, जो भी सिचुएशन है कुछ रिपोर्ट ना हो पाए, एक कर्फ्यू सा लगा दिया हो जैसे पूरे मुल्क में। लेकिन ये कर्फ्यू एक आम सा कर्फ्यू नहीं था, बल्कि शूट इन ऑर्डर का कर्फ्यू था। बहुत सी जगहों पे ये भी देखा गया कि स्टूडेंट्स पे सीधा फायरिंग की गई और बहुत से स्टूडेंट्स मारे भी गए इसमें। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़ख्मी भी हुए इस सिचुएशन में। और ये भी देखा गया कि बहुत से स्टूडेंट्स को अरेस्ट भी किया गया। इतना कुछ हो रहा था, इतने हालात ख़राब हो गए थे बांग्लादेश में। ये प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से चल रहा है और काफ़ी दिनों से यही चीज़ देखी जा रही है। बांग्लादेश के हालात कंट्रोल में ना आने के बराबर हैं और यहाँ पे बांग्लादेश को माली नुकसान भी बहुत सारा हुआ, या यूँ कह लें कि बांग्लादेश की इकनॉमी हिल के रह गई इस सारी कंडीशन में। एक फिगर के मुताबिक ये देखा गया है कि $2 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है बांग्लादेश में इस सारी कंडीशन के चलते। पर आखिर ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, यही सवाल हर जगह पे किया जा रहा है। इस सारी सिचुएशन की शुरुआत होती है 5 जून 2024 को। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिस फैसले में ये कहा गया था कि जॉब सिविल सर्विस वापस से बहाल कर दिया गया है। जैसे ही ये फैसला आया, इस फैसले के आने के बाद एक छोटा सा प्रोटेस्ट शुरू हुआ स्टूडेंट्स की तरफ से, जो कि एक नॉर्मल सा ही नज़र आ रहा था, जो कि एक आम सा प्रोटेस्ट हो रहा था। और इस बीच में ईद आई, एक ईद की छुट्टियों की वजह से ये प्रोटेस्ट रुक गया। और फिर जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई, दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। और अब जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इस प्रोटेस्ट में बहुत ही पावर देखा जा रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था और इसमें ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट्स अब पहले वाले प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस प्रोटेस्ट में। नाजरीन, ये सारा प्रोटेस्ट कोटा सिस्टम को वापस लेने के लिए किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट्स अपनी ज़िद पे आ गए हों, लेकिन इस प्रोटेस्ट में और भी ज़्यादा कुछ देखा गया, यानी कि ये प्रोटेस्ट एक कोटा सिस्टम से आगे ही निकल गया और ही ज़्यादा सीरियस हो गया। बांग्लादेश में एक अवामी लीग पार्टी है और बांग्लादेश में इस टाइम इसी पार्टी की गवर्नमेंट है और इसी पार्टी की एक स्टूडेंट्स विंग है, जिसको शादरा लीग कहा जाता है। और शादरा लीग के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पे हमला किया और पुलिस की सपोर्ट के साथ किया गया ये सारा कुछ। ये सारी चीज़ें देखते हुए स्टूडेंट्स और ही गुस्सा हो गए, वो और ही कंट्रोल से बाहर हो गए और फिर प्रोटेस्ट नहीं रहा, सिचुएशन और ही तब्दील हो गई। और साथ ही आर्मी ने यूएन की गाड़ियां इस्तेमाल की प्रोटेस्टर के खिलाफ, जिससे ये लगा यूनाइटेड नेशन भी इसमें मुलविस है। और फिर जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया को लगी और ये खबर चलने लगी टीवी न्यूज़ पे, यूनाइटेड नेशन का पूरी दुनिया में एक बुरा इंप्रेशन गया। और फिर बांग्लादेश से यूएन ने सवालात किए और ये सारा कुछ करने की वजह तलब की।
और फिर वहां से ये मालूम हुआ कि कुछ गाड़ियां यूएन मिशन को रेंट की गई थीं और उन गाड़ियों में से यूएन का लोगो नहीं हटाया गया था। अभी प्रोटेस्टर्स का गुस्सा थमा ही नहीं था। 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कुछ रिमार्क्स दिए और फिर इसी बयान ने सारे मामले को गंभीर बना दिया। उनका कहना था कि सिविल सर्विस में फ्रीडम फाइटर्स को अगर जॉब कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। इसी एक बयान ने बांग्लादेश के सारे हालात बदल दिए। स्टूडेंट्स में एक आग सी लग गई और हालात और ख़राब होना शुरू हो गए इस एक बयान की वजह से। लेकिन नाज़रीन, पहले इस बयान के मतलब को समझते हैं। फ्रीडम फाइटर और रजाकार, जैसे कि आप सबको पता है 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस टाइम बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन ईस्ट और वेस्ट को इंडिया ने डिवाइड किया हुआ था। लेकिन इन दोनों में फासला बहुत ज़्यादा था, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस था। और अगर इन दोनों की बात की जाए, दोनों में बहुत सारे डिफरेंस देखे जाते थे। ये कहीं से बहुत सी जगहों पे ये मैच नहीं होते थे, यहाँ तक कि लैंग्वेज भी इनकी अलग थी। अगर ईस्ट पाकिस्तान की बात की जाए तो ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान का होल्ड था। अगर उस टाइम की पाकिस्तान की बात करें तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों का होल्ड था और उस टाइम पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और उस टाइम जनरल याया खान लीड कर रहे थे, जो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान थे। और जनरल याया खान की ही जिम्मेदारी थी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाना और ये इलेक्शन आगे चल के हो भी गए। और इस इलेक्शन में अवामी लीग पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसमें 167 सीट्स हासिल की, यानी कि 167। और अगर हम यहीं पे देखें तो पाकिस्तान नेशनल असेंबली की टोटल जो सीट्स थीं वो 300 थीं, जिसका सीधा सीधा ये मतलब था अवामी लीग ने बहुत सारी सीट्स जीत ली थी, आधे से ज़्यादा सीट्स उनके हिस्से आ गई थी। और इन्हीं सीट्स को हासिल करते हुए अवामी लीग अपनी गवर्नमेंट बना सकती थी आराम से। पर यहाँ पे एक मसला था, उस टाइम की मिलिट्री सिस्टम ये नहीं चाहती थी। यही चीज़ देखते हुए फिर अवाम ने उस टाइम बहुत सारा प्रोटेस्ट किया और फिर इस प्रोटेस्ट के चलते ही शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अलहदगी करने का इशारा दिया था। 23 मार्च 1971 को बांग्लादेश के घरों में बांग्लादेश का पहला फ्लैग घरों पे लगाया गया। फिर इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान पे मिलिट्री हमला किया गया। इस हमले का मकसद ये था कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग ना होने दिया जाए और ये आज़ादी की जंग पूरे 9 महीने तक चलती रही। तो फिर आगे चल के वेस्ट पाकिस्तान की कुछ फोर्स ने वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी पाने के लिए अपनी एक फोर्स बना दी, जिसे फ्रीडम फाइटर का नाम दिया गया। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में ही मौजूद ईस्ट पाकिस्तान में रहते हुए वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, उसे कहा जा रहा था रजाकार। अब ईस्ट पाकिस्तान की अपनी एक फोर्स बन चुकी थी और दूसरी साइड इंडिया की भी सपोर्ट मिल रही थी बांग्लादेश को। और फिर इसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हो गया, पाकिस्तान से अलग होके एक मुल्क बन गया, जिसको नाम दे दिया गया बांग्लादेश। और क्योंकि फ्रीडम फाइटर की वजह से ही ये आज़ादी मुमकिन हो पाई थी, तो फिर शेख मुजीबुर रहमान ने फ्रीडम फाइटर का सिविल सर्विस जॉब में कोटा 30% रख दिया। और उसके बाद 1997 आते आते ये जॉब फ्रीडम फाइटर के बच्चों और उनके पोते पोतियों के लिए भी कर दी गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी फ्रीडम फाइटर का जो कोटा था वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही यूज हो रहा था और बाकी का 20% कोटा जाया हो रहा था। और यहीं पे दूसरी जगह जो मेरिट पे स्टूडेंट आ रहे थे, उनका कोटा सिर्फ 44% था और उनका ये कहना था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद ही हमारा कोटा कम है। और यहीं पर अगर दूसरी साइड देखें तो फ्रीडम फाइटर वालों को कुछ ना करते हुए भी जॉब मिल जाती है। और फिर इसके बाद 2018 आते आते बांग्लादेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई कोटा सिस्टम के खिलाफ, जो कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी और उनका कहना था कि वो फ्रीडम फाइटर का कोटा रखना चाहती हैं, उसे ख़त्म नहीं करना चाहती। और फिर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू किया और ये प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों तक चलता रहा। और फिर इस प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना ने सिविल सर्विस जॉब में से कोटा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। फिर इसके बाद बहुत सालों तक खामोशी रही। फिर इसके बाद 2024 आते आते 5 जून 2024 को, जिसमें शेख हसीना का वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया
और कोटा सिस्टम वापस से बहाल कर दिया गया और फिर यहीं से दोबारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। और जब हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने एक ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर में ये था, इस कोटा में बहुत सारा रद्दोबदल किया गया था इस सिविल सर्विस की जॉब्स में, जिसमें मेरिट वालों का 93% कर दिया जो कि पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर का जो पहले 30% था अब उनका 5% कर दिया गया। बाकी जो 2% बचता है वो माइनर्स और माजूरों का कर दिया गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में कुछ कमी आई। इसके बाद स्टूडेंट ने एक शर्त रखी कि हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर ये मानी जाएंगी तो ये प्रोटेस्ट ख़त्म किया जाएगा। वो शर्तें ये थीं कि उनके जिन साथियों को गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा किया जाए, और इसके अलावा जिन साथियों को ज़ख्मी किया गया था ऑफिसर्स की तरफ से, उन ऑफिसर्स के रिज़ाइन लिए जाएं। और बांग्लादेश गवर्नमेंट का कहना है कि हालात अब कुछ बेहतर हैं और कंट्रोल में हैं, और इसके बाद ये भी देखा गया कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल होना शुरू हो गई हैं। और नाज़रीन, इस सिचुएशन के बारे में आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और नाज़रीन, इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आने वाले टाइम में आपके लिए और बेहतरीन वीडियोज़ ला सकें। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।